पहले नोटबंदी की लाइन और फिर ऑक्सीजन की लाइन, सिलेंडर की लाइन। क्या इस सरकार ने देश की महान जनता को लाइन में लगाने का ठेका ले लिया है? सभापति जी, पक्की नौकरियां खत्म है, आउटसोर्सिंग पे नौकरियां है। नहीं, आप बोलिए प्लीज। सर इसको शुरू मत करो जब तक वो नहीं बैठ रहे। देखो सर अब आप बोलिएगा प्लीज। इसको सर 20 सेकंड ज्यादा होगी, इसको आप संभाल लेना। धन्यवाद सभापति जी। मैं वित्त विधेयक 2026 सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था आखिर किसके लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए, कुछ खास लोगों के लिए। महोदय, मैं इस विधेयक से सहमत नहीं, क्योंकि इसकी प्राथमिकता देश की असली जरूरतों से मेल नहीं खाती। और जगदम्बिका पाल जी अभी कह रहे थे गैस की किल्लत नहीं है। ये बात सच है कि नेताओं के यहाँ गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन आम जनता के यहाँ गैस की किल्लत है। जब हम जाके देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तब हमें इस बात का एहसास होगा। सरकार कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो युवा बेरोजगार क्यों है, किसान कर्ज में क्यों, और मजदूर को काम क्यों नहीं मिल रहा? माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि 7% जीडीपी ग्रोथ का सीधा लाभ देश के किस वर्ग की आमदनी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है? टैक्स व्यवस्था से बोझ किस पर और राहत किसको? सरकार कहती है कि टैक्स सिस्टम आसान किया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा बोझ उसी पर पड़ता है जो अपनी कमाई रोजमर्रा के खर्चों में लगाता है। टैक्स का मकसद सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, बल्कि लोगों को राहत भी देना भी होता है। सरकार कहती है कि विदेश नीति मजबूत है, लेकिन क्या इससे महंगाई कम हुई? क्या इससे ऊर्जा सस्ती हुई? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? अगर हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो उसका फायदा जनता को कम मिलेगा। महोदय, रूपा केवल एक मुद्रा नहीं, ये देश की आर्थिक ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज स्थिति यह है कि लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल गैस सब महंगा हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि रुपए की गिरावट को रोकने के लिए वित्त विधेयक 2026 में कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या कोई स्पष्ट रोड मैप है जिससे रुपया स्थिर और मजबूत हो सके? महोदय, महंगाई पर आंकड़ों में राहत, लेकिन घर के बजट में दबाव है। सरकार कहती है कि महंगाई नियंत्रण में है, जबकि मौसमी के जनवरी 2026 के आधिकारिक सीपीआई डेटा के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति 2.75% और खाद्य मुद्रास्फीति 2.13% रही, और कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव करती, लेकिन भारत में कीमतें हमेशा ऊंची रही, उसका लाभ जनता को नहीं मिला। बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमत हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की चिंता कारण बनी हुई है। पहले नोटबंदी की लाइन और फिर ऑक्सीजन की लाइन, सिलेंडर की लाइन। क्या इस सरकार ने देश की महान जनता को लाइन में लगाने का ठेका ले लिया है? आज पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हो रही, जिसकी वजह से किसान की फसल खराब हो रही है। माननीय वित्त मंत्री बताएं कि बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को समयबद्ध और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए इस वित्तीय विधेयक में क्या ठोस व्यवस्था की गई है? महोदय, एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ है। छोटे उद्योग की सबसे बड़ी समस्या जटिल ऋण प्रक्रिया, समय पर भुगतान, डिजिटल संक्रमण की लागत, बड़ी कंपनियों से असमान प्रतिस्पर्धा और बाजार तक पहुंच। क्या इनमें से किसी समस्या का समाधान इस विधेयक में निर्णायक रूप से लिया गया है? माननीय वित्त मंत्री जी बताएं कि वित्त विधेयक 2026 में ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है कि एमएसएमई, ग्रामीण, गैर कृषि क्षेत्र और महिलाओं के रोजगार को निर्णायक गति दे सके? 5 मिनट देना। प्राथमिकता दी जाए ताकि व्यापार और किसान को इसका लाभ मिल सके। सभापति जी, सरकार कह रही है कि आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार 2025-26 संशोधित अनुमान राज्य के घाटा जीडीपी का 4.4% है। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पर लगभग 200 लाख करोड़ का कर्ज है। माननीय वित्त मंत्री बताएं कि ये कर्ज किसके लिए है और उस पर ब्याज का बोझ कितना है? ये कर्ज देश के विकास के कितने काम आ रहा है और उससे उस पर लाभ समाज के किन वर्गों को मिल रहा है? नगीना लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री जी बताएं इस वित्तीय विधेयक के नगीना क्षेत्र की सड़क और बुनियादी ढांचे के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए? मैं मांग करता हूं कि नगीना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए, विशेष रूप से नगीना, बिजनौर और मेरठ कॉरिडोर को प्राथमिकता दी जाए ताकि उद्योग और व्यापार पर किसानों को सीधा लाभ मिल सके। युवाओं के भविष्य के लिए नगीना में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके और विशेषकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए इस विशेष बजटीय क्या प्रावधान किए गए बताएं। महोदय, जब तक विधेयक रोजगार को केंद्र में रखता, किसान को गारंटी देता, छोटे व्यापारी को राहत देता, मध्यम वर्ग को वास्तविक कर न्याय नहीं देता, महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता और शिक्षा स्वास्थ्य को राष्ट्र निर्माण केंद्र धुरी नहीं मानता, तब तक इसे आदर्श बजट कहना गलत होगा। सभापति जी, पक्की नौकरियां खत्म है, आउटसोर्सिंग पे नौकरियां है, क्यों ना कहा जाए कि बहुजन विरोधी सरकार है। सभापति जी, विमुक्त और घमंतु जातियों के सशक्तिकरण के लिए इस बजट में क्या विशेष प्रावधान है? दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए इस बजट में क्या विशेष प्रावधान किया गया है? पुरानी पेंशन का लाभ आप क्यों नहीं देना चाहते?
प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC कर्मचारी अधिकारी क्यों नहीं आप देना चाहते? सारे सरकारी स्कूल को बंद करके गरीबों के बच्चों के शिक्षा के दरवाजे बंद करने वाली सरकार गरीबों की हितैषी कैसे हो सकती है? डबल इंजन की सरकार ने 2022 में सर वादा किया कि हम किसानों की बिजली माफ करेंगे और उनका कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सोने के तारे में उत्तर प्रदेश में बिजली आती है, गरीब आदमी उसका बिल नहीं अफोर्ड कर पाता। और ट्रांसजेंडर के सशक्तिकरण के लिए आपने कौन सा प्रावधान, विशेष प्रावधान किया है? अंत में सभापति खत्म करते हुए, पिछली बार जब वित्त मंत्री जवाब दे रही थी तो सूचना की सही जानकारी के कारण उन्होंने एक त्रुटि उनके द्वारा की गई थी, मैंने उनसे आग्रह किया था। मैं उम्मीद करूंगा कि वित्त मंत्री जवाब देकर इसको इस बार सही कर देंगी। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।